Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. No one is online. अभी आई तो थी कनिष्का शायद अटेंडेंस लगाना आई थी ओनली. Okay, let's continue. The next topic is we were doing the revision session of determinants. दो सेशन कर लिए थे. दो सेशन में हम यहाँ तक कर चुके थे कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए क्या होता है, उसका डिटरमिनेंट कैसे निकलता है. उसका डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, जो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है उसकी कुछ पावर लगती है. पावर कितनी लगती है, जो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स की ऑर्डर है उसमें से एक कम पावर लगती है. अगर ऑर्डर ओरिजिनल अगर 3 है तो 8:30 तक तो क्लास है. लेकिन एक क्लास और रख देती ना, छुट्टियां लग गई इनकी. एक क्लास और रख दी थी ना. आज से छुट्टियां लग गई ना स्कूल की. 9th जो सबसे लेट आती है ना उसको मॉर्निंग में बुला लिया था. चलो आने तो, देखते हैं. आने दो. करेंगे कुछ ना कुछ एडजस्ट. चलो. हाँ. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वर्टिबिलिटी एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स की इन्वर्टिबिलिटी कैसे चेक करते हैं और फिर इन्वर्टिबिलिटी चेक करके इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. दिस इज अवर टॉपिक. ठीक है, तो सबसे पहले तो कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है, केवल इतना अगर मुझे चेक करना है, केवल अगर इतना चेक करना है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है, तो आप केवल इतना चेक कर लो कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है. राइट. तो रिक्वायरमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल, रिक्वायरमेंट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ. इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि कुछ एक्सेप्शन है ही नहीं, ये होगा तो ही इन्वर्टिबल होगी, अदरवाइज कोई भी, मतलब कहते हैं ना सर थोड़ी सी तो छूट दो, कोई छूट नहीं है इसमें, नो डिस्काउंट. अगर आपको इन्वर्टिबल बनाना है तो हर हाल में आपको ये करना होगा, ए शुड बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, कल सीखा था, बताओ. नॉन जीरो, वेरी गुड. जिसका डिटरमिनेंट कुछ भी हो, बस जीरो ना हो. ठीक है. इट इम्प्लाइज दैट, इफ एंड ओनली इफ से दो बातें इम्प्लाइज होती हैं कि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो ए इन्वर्टिबल है. दूसरी बात क्या इम्प्लाई होती है कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए नॉन सिंगुलर. इफ एंड ओनली इफ में इधर से उधर भी जा सकते हैं, उधर से इधर भी आ सकते हैं, बोथ वेज हम ट्रेवल कर सकते हैं, बोथ में इम्प्लीकेशन लग जाता है. ठीक है, क्लियर है. ठीक है ना. ए इन्वर्टिबल कब होगी, जब ए नॉन सिंगुलर होगी, और ए नॉन सिंगुलर है दैट मीन्स ए 100% इन्वर्टिबल है. चलते हैं नेक्स्ट. अब दोनों बातों को अलग अलग प्रूव किया गया है कि एक तो मान लो सबसे पहले इस वाली बात को प्रूव किया है, सेकंड वाली को. अगर ए इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब है कि ए नॉन सिंगुलर होगी. देखो कैसे. ऑब्वियसली प्रूफ नहीं आने वाले, बट फिर भी कुछ भी पॉइंट उठ के आ सकता है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू हमारे पास होना चाहिए. ए इन्वर्टिबल है, मुझे क्या गिवन है कि ए इन्वर्टिबल है, और वहां से मुझे प्रूव क्या करना है, ए इन्वर्टिबल है, यहां से मुझे प्रूव क्या करना है कि ए नॉन सिंगुलर है. ठीक है. अब इन्वर्टिबिलिटी से नॉन सिंगुलैरिटी कैसे प्रूव करेंगे. लेट अस सपोज ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन. एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है ए. ठीक है. अब अगर ए इन्वर्टिबल है, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिससे इसका दोनों तरह से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आ जाए. अगर ए इन्वर्टिबल है, हमने फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस में सीखा था कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब है कोई दूसरा फंक्शन मौजूद है, कोई दूसरा फंक्शन मौजूद है जिस पर उसको लगाया जाए कम्यूटेटिव तरीके से, तो बदले में क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए. तो वहां पे आइडेंटिटी का काम वन करता था, यहाँ पे आइडेंटिटी का काम आइडेंटिटी मैट्रिक्स करती है. तो इसका मतलब है कि अगर ए इन्वर्टिबल है दैट मीन्स एक दूसरा मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करता है. सेम ऑर्डर का होगा ना, अगर ये एन ऑर्डर का है तो ये भी एन ऑर्डर का होगा, सच दैट ए इंटू बी कर लूं या बी इंटू ए कर लूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा. आगे चलते हैं. अब सुनिए, दोनों तरफ मैंने ले लिया, मतलब तीनों तरफ मैंने ले लिया डिटरमिनेंट, यहाँ पर भी ले लिया, यहाँ पर भी ले लिया, यहाँ पर भी. अब तो हमने क्या सीखा था कि अगर हमने प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट लिया है तो मैं डिटरमिनेंट का भी प्रोडक्ट ले सकता हूँ.
अलग अलग डिटरमिनेंट करके प्रोडक्ट कर दिया, अलग अलग डिटरमिनेंट करके प्रोडक्ट कर दिया, और आई का तो डिटरमिनेंट 1 होता ही है, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो 1 होता ही है। अब आप सुनिए, ए इंटू बी अगर 1 आ जाए या बी इंटू ए 1 आ जाए तो 100% ना तो ए 0 है और ना बी 0 है, यस और नो। यहाँ पे ए और बी नंबर्स हैं भाई, यहाँ पे ए और बी क्या है, नंबर्स है, और दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है दैट मीन्स दोनों में से कोई भी नंबर 0 नहीं हो सकता। प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। अगर कोई भी नंबर 0 नहीं हो सकता दैट मीन्स वो मैट्रिक्स जो है सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर। तो हमको ये प्रूव करना था कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए नॉन सिंगुलर होगी, इस तरीके से ये प्रूव होगा। ठीक है, क्लियर है? ए एंड बी बोथ आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब अगर जैसे ही ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, और यहाँ पे नोट डालने वाली बात यह है कि ए बी का इनवर्स है और बी भी ए का क्या है, इनवर्स। भाई अगर ए इन्वर्टिबल है तो दूसरी मैट्रिक्स जो मिली जिससे इसका प्रोडक्ट करके आई बना, वो दूसरी मैट्रिक्स ही इसका इनवर्स कहलाएगी, और ये मैट्रिक्स भी उस मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाएगी। दोनों एक दूसरे की क्या कहलाएंगे, इनवर्सेस कहलाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब उल्टी बात करो, अभी तक हमने क्या करा कि ए इन्वर्टिबल होगा तो ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। अब अगर ऐसा प्रूव करे कि नहीं नहीं, ऐसे प्रूव करके बताओ कि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टिबल भी होगा, ए अगर नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टिबल, दोनों बातें प्रूव कर रहे हैं। तो अब की बार हम ए को एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान रहे हैं और इस तरीके से कि वो नॉन सिंगुलर है। कैसे कि वो नॉन सिंगुलर, तो अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो सकता, नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो रहेगा, मुझे एक चीज बताओ, हमने सीखा है कि मैट्रिक्स ए को उसी के एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो बदले में ये आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, आता है। अब सुनो, ये तो एक नंबर है, ये तो एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये एक नंबर है, और नंबर कैन शिफ्ट फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस एंड आरएचएस टू एलएचएस फ्रीली, फ्रीली घूम सकता है, उसको कोई रोक टोक है नहीं। तो हमने क्या करा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और वहां पे क्या बच गया, केवल और केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने क्या सीखा था कि दो मैट्रिसेस का अगर प्रोडक्ट आई आ जाए दैट मीन्स ए बी इन्वर्टिबल है और बी भी इन्वर्टिबल है, और ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है, यही सीखा था, यस और नो। आप इसको एक मैट्रिक्स मानो, ये एक मैट्रिक्स है क्या, मुझे बताओ। एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स है, किसी भी स्केलर से डिवाइड करूं मल्टीप्लाई करूं आएगी तो मैट्रिक्स, और ये दूसरी मैट्रिक्स है इसे, तो इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आ रहा है, सेम केस, दैट मीन्स दोनों इन्वर्टिबल हैं, और ए का इनवर्स क्या है चेक करो, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट मीन्स ए इन्वर्टिबल भी प्रूव हो गई क्योंकि ए के साथ किसी दूसरी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई आ रहा है, इसलिए ए इन्वर्टिबल प्रूव हो गई, और ए इन्वर्टिबल प्रूव हो गई, जिसके साथ इसका प्रोडक्ट आई आ रहा है वही तो इसकी इनवर्स है, इनवर्स होने लायक, इनवर्स होने लायक, जो इनवर्स हो सके, जिसका इनवर्स हो सके, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, ऑब्वियसली इनवर्स उसी का होगा ना जिसका, इन्वर्टिबल का मतलब ही ये है कि जिसका इनवर्स हो सके, तो उसी का एग्जिस्ट करेगा ना। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स के साथ किसी दूसरी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आई आ जाता है तो दोनों मैट्रिसेस इन्वर्टिबल होती हैं, और दोनों मैट्रिसेस का इनवर्स ये दोनों आपस में होती हैं। तो यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, आई आ गया, दैट मीन्स दोनों इन्वर्टिबल हैं, और मेरे को तो केवल यही प्रूव करना था कि ए इन्वर्टिबल है, प्रूव कर दिया मैंने, ए इन्वर्टिबल है। अब कोई कहेगा ए इन्वर्टिबल है तो ए का इनवर्स बताओ, अगर इन्वर्टिबल है तो यही तो मैट्रिक्स इसकी इनवर्स है जो इसके साथ प्रोडक्ट में जुड़ी हुई है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मुझे ए का इनवर्स निकालना है, मुझे ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर गिवन है, अब मुझे ए मैट्रिक्स को प्रूव करना है कि ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, और ए मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स निकालना है। तो ए मैट्रिक्स के अलावा जो चीज बच गई उसको अनदर मैट्रिक्स मानूंगा। ठीक है, क्लियर है? तो ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है और ए मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो ये है। ठीक है, दूसरी बात, ए बी के साथ बी ए भी होता है ना,
भाई बी इंटू ए करें तो भी आई आना चाहिए, तो मत बोलो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करूं या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करूं, दोनों चीज से ये मिलती थी। अभी मैंने एक ही केस लिया है, अभी तो मैंने एक ही केस लिया है कि एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा, बट दोनों तरीके से मिलता था, कल सीखा था हमने। यही चीज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से भी मिलेगी, इंटू ए है ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से भी मिलेगी। तो अगर इस केस से सॉल्व करेंगे तो ये इधर और ये इधर मिलेगा, तो कॉम्यूटेटिव तरीके से मिल रहा है ना, दिस इनटू दिस भी आई मिल रहा है और दिस इनटू दिस भी आई मिल रहा है, दैट मींस दो बोथ आर इन्वर्टिबल एंड बोथ आर द इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, हाँ, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आई आना चाहिए कॉम्यूटेटिव तरीके से, मतलब उल्टा कर दो तो भी आई आना चाहिए, ए इंटू बी तो आई आना ही चाहिए, बी इंटू ए भी आई आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या किया, ए को तो अलग रख दिया और बची हुई चीज को एक मैट्रिक्स का नाम दे दिया, है ना, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू ए। इसका मतलब ये ए मैट्रिक्स क्या है, क्या है, इन्वर्टिबल, और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसका इनवर्स क्या है, ये दूसरी मैट्रिक्स जो बची हुई है 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 के इक्वल नहीं। अब सुनो, आप कहोगे कि सर यहां तो ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल वैसे ही प्रूव हो गई, इस चीज का क्या रोल रहा। भाई क्वेश्चन क्या था, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो ए इन्वर्टिबल होगी, ऐसा प्रूव करो। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो ए इन्वर्टिबल होगी। अभी तक हमने इन्वर्टिबिलिटी प्रूव इस इक्वेशन को लेकर करी, तो इसमें ए नॉन सिंगुलर चीज हमने इंट्रोड्यूस नहीं करी। ऐसा करने से जो लास्ट फाइनल चीज पे हम आके अटके, इस पे अटके, किस पे अटके साहब, कि ए इन्वर्टिबल है और ए का इनवर्स ये है। अब ए का इनवर्स ये तभी तो डिफाइंड है जब ये नॉन जीरो है। अगर ये जीरो है तो क्या ये इनवर्स डिफाइंड है क्या, डिफाइंड ही नहीं है ना। तो इस चीज से ये प्रूव हो गया कि जब जब ए नॉन सिंगुलर होगा तब तब ये चीज डिफाइंड होगी और तब तब ए इन्वर्टिबल होगा और तब तब ये चीज ए का इनवर्स होगी। ठीक है, जैसे ही ए को आपने सिंगुलर कर दिया इन एनी केस, तो ये चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगी, जैसी भी चीज दिख रही है ये चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगी, दैट मींस इनवर्स है ही नहीं कुछ, इनवर्स ही नॉट डिफाइंड है, इनवर्स नॉट डिफाइंड है, दैट मींस ए इज नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, तो बोथ वे से प्रूव करना सीख लिया हमने। ए इन्वर्टिबल है, उससे ये प्रूव हो गया कि ए नॉन सिंगुलर है, ए नॉन सिंगुलर है, उससे ये प्रूव हो गया कि ए इन्वर्टिबल है। ठीक है, और ए का इनवर्स होता है क्या है, 1 डिवाइड, इन केस वो इन्वर्टिबल है और नॉन सिंगुलर है तो उस केस में उसका इनवर्स होता क्या है, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब बस ये एक तरीके से फॉर्मूला बन गया, ए इनवर्स का जो साइन है वो इस तरीके से रहेगा, -1 पावर लगा देंगे, दैट मीन्स वो ए इनवर्स है। ठीक है, इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, चले आगे। अब इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है कि अगर मैं दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करके इनवर्स करूं और अलग अलग इनवर्स करके प्रोडक्ट करूं तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। जैसा ट्रांसपोज में होता था, जैसा ट्रांसपोज में होता था वैसा का वैसा ही इनवर्स में भी होता है। ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, याद रहेगा, हाँ, इसको विदाउट प्रूफ याद करना है। सेकेंड चीज ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑब्वियसली आई आएगा। ये तो हमने अभी अभी सीखा ही है ना कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर आई है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर आई आ रहा है कॉम्यूटेटिव तरीके से, दैट मीन्स यही तो इसकी इनवर्स है। तो इसको कोई दूसरी मैट्रिक्स लिखने की बजाय, बी या सी लिखने की बजाय मैं सिंपली ए इनवर्स ही लिख दूं। ठीक है ना, तो ए इंटू उसी का इनवर्स या किसी मैट्रिक्स का इनवर्स इंटू सेम मैट्रिक्स हमेशा क्या देगी आपको, आई देगी। तो ये तो वेल एंड अंडरस्टूड है, वो मेन प्रॉपर्टी है जिसको आपको याद रखनी है, जिसपे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। चलें आगे। हाँ, अगर बी इसका एडजॉइंट है, अगर बी इसका एडजॉइंट है तो एडजॉइंट मैट्रिक्स कभी भी, अच्छा, ए मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे कर रहे हो आप, है ना। हाँ, तो वो तो कम्यूटेटिव तरीके से, लेकिन क्या देते हैं आपको, आई देते हैं ना। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए
इक्वल्स टू आई देते हैं। क्या देते हैं? आई देते हैं। तो एक तरीके से a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करो, आप आई का इनवर्स कर रहे हो। आप किसका इनवर्स कर रहे हो? आई का इनवर्स कर रहे हो। और आई का इनवर्स जो है वो क्या होगा? आई का इनवर्स क्या होगा? आई होगा। आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ही वन आई मिलेगा। ये कैसे होगा? ये तो प्रॉपर्टी है ना कि किसी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है। ये तो इसी से तो स्टार्ट किया था हमने प्रूफ। सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी तो मल्टीप्लाई होगा। कुल मिला के आप ये करना चाह रहे हो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स करना चाह रहे हो। हाँ, तो आप सही कह रहे हो कि आप इसको कम्यूटेटिव तरीके से शिफ्ट कर सकते हो। तो एक्चुअली आप क्या करना चाह रहे हो? आप ये करना चाह रहे हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का होल इनवर्स करना चाह रहे हो, राइट? इस मैट्रिक्स का आप होल इनवर्स करना चाह रहे हो एक तरीके से, है ना? तो किसी मैट्रिक्स का अगर अपन इनवर्स करेंगे तो ये मेरे हिसाब से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स तो आई है ना। मैट्रिक्स तो आई है ना, इनवर्स तो मैट्रिक्स का किया जाता है, स्केलर तो एज इट इज आएगा ना। अपन इनवर्स किसका कर रहे हैं? अपन इनवर्स किसका कर रहे हैं? मैट्रिक्स का। तो स्केलर तो एज इट इज मल्टीप्लाई। अच्छा, आप कह रहे हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ। ये तभी डिफाइंड होगा जब इन दोनों का प्रोडक्ट आई होगा। यस, ऑब्वियसली तो ये डिफाइंड ही नहीं है ना। नहीं, डिफाइंड तो क्यों नहीं होगा? मेरी बात सुनो, ए एक मैट्रिक्स है, ये कोई दूसरी मैट्रिक्स है। इन दोनों के प्रोडक्ट का इनवर्स कर रहे हैं अपन। इन दोनों के प्रोडक्ट का इनवर्स कर रहे हैं। इन दोनों के प्रोडक्ट का इनवर्स कर रहे हैं, दैट मीन्स हम अगर प्रॉपर्टी से इसको खोलें तो ये कैसे खुलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इंटू इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो अब आपको पहले ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है और फिर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है बोलना? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन, देखो, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स और ए का इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए का अभी करते हैं, चलो इसको अभी कर दो। एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स क्या होगा? इसके फॉर्मूला से इसको एक्सपेंड करो। तो 1 डिवाइडेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये तो इसका इनवर्स हो गया मल्टीप्लाइड बाय, ये बताओ ए इनवर्स क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसमें ये स्केलर है और ये स्केलर है, राइट? ये स्केलर है और ये स्केलर है, तो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, ये मैट्रिसेस हो गई, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ क्या करना? कोफैक्टर मैट्रिसेस का ट्रांसपोज, और फिर मैं दोबारा उसको एडजॉइंट कर दूं तो क्या वो ए बनेगी क्या? नहीं, ये तो दो अलग अलग ऑपरेशन है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये तो 1 बन गया एक तरीके से, ये तो 1 बन गया ना।
डिटर्मिनेंट आप अलग अलग निकाल के प्रोडक्ट कर रहे हो तो इसको आप होल में भी तो लिख सकते हो ऐसे, होल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, अभी अभी सीखा था, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई का भी डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 ही निकलेगा, मतलब डिटर्मिनेंट ए निकलेगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। इस पूरे का क्या चाहिए आपको, डिटर्मिनेंट चाहिए। तो ये तो वैसे ही डिटर्मिनेंट है, नंबर है, ये तो वैसे ही नंबर है। आप किसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, आई का। तो आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1, आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो दिस इंटू वन, दिस इंटू वन क्या हो जाएगा, केवल ये हो जाएगा। तो इस पूरी चीज को तो आप लिख दोगे ये। तो फाइनल आंसर इज 1 डिवाइडेड बाय, तो ये कुल मिला के डिफाइंड है, ये कुछ बनेगा नहीं, आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ये डिफाइंड मैट्रिक्स बनेगी एक मैट्रिक्स ए, उसका एडजॉइंट निकालो, फिर से एडजॉइंट निकालो और उसको उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय पूरी चीज को सॉल्व किया तो क्या मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर आपको कल को ऐसा करने के लिए आ जाता है तो आपको करके देखना है, कुछ स्पेसिफिक डायरेक्ट चीज नहीं बनेगी जो हम याद कर लें। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। चलो यही जो लिखा है अपन ने, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जो मैट्रिक्स ए है उसका एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट निकाल के फिर एडजॉइंट निकालो, और जो एक बार आपने एडजॉइंट निकाला फिर उसका उससे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करके और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से फाइनली क्या कर दो, डिवाइड कर दो। वो इस चीज का आंसर निकलेगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स का आंसर निकलेगा। ठीक है, क्लियर है अभी। चलिए चलते हैं आगे। इनवर्स के बाद लास्ट टॉपिक आता है आपका 6th एक्सरसाइज, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड, आ रहा है ना ये, कट गया। इसमें से तो क्वेश्चंस बनने चाहिए, ये कटना नहीं चाहिए, इसमें से तो तगड़े वाले क्वेश्चंस बनेंगे। चलो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। हाँ, अब हमको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स को यूज करना है काई के लिए। उनका एप्लीकेशन क्या है एक्चुअली, है ना, उनका एप्लीकेशन ये है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ते थे अपन क्लास 10th में, 2 या 3 लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें ये सीखा था हमने। अगर दो वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए मिनिमम, 3 वेरिएबल है तो मिनिमम 3 इक्वेशन। सिस्टम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स से सीखा था। 3 वेरिएबल्स हालांकि उस टाइम नहीं आया था, बट वेल एंड अंडरस्टूड कि अगर अपने पास 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड तो अपने को इक्वेशंस भी कितनी चाहिए, 3 ही चाहिए। ठीक है, तो उसको विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कैसे हम सॉल्व करेंगे ये हमको इस टॉपिक में बताया। उसके लिए कुछ पहले तो एल्गोरिथम फॉलो करना है, यानी स्टेप्स फॉलो करने। फर्स्ट ऑफ ऑल, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज टू बी अरेंज्ड इन द मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले तो जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसको इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करो। अब इस तरीके से कैसे करें सर, देखो ए मैट्रिक्स तो होगी उस इक्वेशन के वेरिएबल पार्ट के कोएफिशिएंट्स, उस इक्वेशन के वेरिएबल पार्ट के, जैसे वेरिएबल पार्ट कौन से होते हैं, एक्स वाला, वाई वाला, या अगर 3 वेरिएबल में तो जेड वाला, अदरवाइज एक्स या वाई वाला। अगर एक्स वाई वाला है तो 2x2 की मैट्रिक्स बननी है ए। अगर एक्स वाई जेड वाला है तो ऑब्वियसली मैट्रिसेस भी इक्वेशंस भी 3 ही मिलेंगी, तो एक्स वाई जेड होगा तो ए जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। एक्स के अंदर अपने को सिंपली वेरिएबल्स रखने हैं, क्या रखने हैं, सिंपली वेरिएबल्स। और बी मैट्रिक्स के अंदर अपने को कांस्टेंट्स रखने हैं, क्या रखने हैं, कांस्टेंट। एक एग्जांपल लेके बताता हूं, सपोज करो ए एक्स इंटू बी, ए एक्स इक्वल्स टू बी। ए मैट्रिक्स मान लो मैं ले लेता हूं 1 2 3 4। एक्स मैट्रिक्स आप हमेशा 2x1 की मैट्रिक्स लोगे, एक्स वाई। और बी मैट्रिक्स भी क्या आएगी, 2x1 की मैट्रिक्स आएगी, जैसे कुछ भी आ रही है 10 and 20। अब देखो इसको प्रोडक्ट कैसे करते हैं अपन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू एक्स एक्स, 2 इंटू वाई 2y, जोड़ोगे इसको, ठीक है। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू एक्स 3x, 4 इंटू वाई ऐड कर दोगे, ये मैट्रिक्स बनी 2x1 की, इक्वल टू उधर 2x1 की कौन सी मैट्रिक्स इक्वेट करना है अपने को, 10/20। तो यहां से ये दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल हैं, सेम ऑर्डर की हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो यानी कि x प्लस
2y इक्वल टू 10 पहली इक्वेशन, और 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स से इक्वेशन बनाई, सिमिलरली इक्वेशन से ये मैट्रिक्स बनाई जा सकती है ना। करना क्या है, जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं जैसे 1 2 3 4, उस मैट्रिक्स को तो ए में लेना है, जो एक्चुअल वेरिएबल्स है जैसे एक्स एंड वाई उसको एक्स में लेना है, और अगर वो 2 वेरिएबल्स हैं तो 2/1, और इन केस अगर वो 3 वेरिएबल्स हैं तो 3/1 एक्स वाई जेड भी आ जाएगा नीचे, ठीक है। और ये मैट्रिक्स भी फिर 3/3 की हो जाएगी, ठीक है। इक्वल टू बी मैट्रिक्स में क्या लेना है, ये 10 और 20 2/1 की मैट्रिक्स अगेन, ठीक है। सिमिलरली अगर 3 इक्वेशन है तो ये भी 3/1 की बन जाएगी उस केस में, ठीक है। ये पहला काम करना है कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अपने को मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करना है, इस फॉर्म में ax इक्वल्स टू बी वेयर A is the square matrix whose elements are the coefficients of the variable parts of the equations, ठीक है। A तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, वेरिएबल टर्म्स जो हैं इक्वेशन की वेरिएबल टर्म्स है उनके क्या होंगे, कोएफिशिएंट्स होंगे। बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, बी इज द मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर द कांस्टेंट टर्म्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म्स बी में आएंगे, और ये रेक्टेंगुलर होगी हमेशा, स्क्वायर नहीं होगी। और एक्स भी रेक्टेंगुलर होगी, एक्स इज द मैट्रिक्स जिसके अंदर हम एक्चुअली वेरिएबल्स को पुटअप करने वाले हैं, या तो ऑर्डर 2/1 की बनती है या 3/1 की बनती है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, depending upon the number of elements used in the given equation, and whose elements are the elements क्या होंगे, वो itself variables itself, जैसे कि x y z etc। यहाँ तक क्लियर है। A मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा बताओ, किसके, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स, क्योंकि कोएफिशिएंट्स तो कांस्टेंट्स भी होते हैं। एक इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं ना 2x + 3y = 10, मैं पूछूं इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स बताओ, तो 2 3 और 10 भी इसका कोएफिशिएंट माना जाएगा, तीनों माने जाएंगे, ए बी सी हमने सीखा था। बट मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट्स केवल किसके लिखे हैं, वेरिएबल टर्म्स के, ए में। बी में बचे हुए कांस्टेंट टर्म्स के कोएफिशिएंट्स, या यूं कहूं कांस्टेंट टर्म्स, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स का कोएफिशिएंट वो खुद ही होता है, तो कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगे आपकी बी में। एक्स में क्या होंगे, द वेरिएबल्स इटसेल्फ, ठीक है। अब बात करते हैं, इनको सॉल्व करने से पहले ये चेक करना होता है कि ये सॉल्वेबल है या नहीं है। सेम वही इनवर्स निकालने से पहले ये चेक करते हैं कि इन्वर्टिबल है या नहीं है, तो इनको सॉल्व करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि ये सॉल्वेबल है या नहीं। अब सॉल्वेबल कब होते हैं ये, जब ये कंसिस्टेंट होते हैं, अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो ये सॉल्वेबल नहीं होते हैं। मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ, जब अपन ने 10th में सीखा था तो हमने, चलो यहीं पे लिखा हुआ है ना, देखो किसी भी लीनियर इक्वेशन के 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। याद है आपको, 10th में सीखा था अपन ने। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन होता है और इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इसमें क्या होती है बेटा, इस तरीके से लाइंस इंटरसेक्ट। नो सॉल्यूशन में जीरो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, और इसमें पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती है। भाई लाइंस ऐसे पैरेलल है, टकराएंगी नहीं तो सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, ठीक है। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, और इसमें कैसी लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। और कोइंसिडेंट लाइन, लाइन के ऊपर लाइन है, लाइन के ऊपर लाइन है, तो बहुत बार टकरा रही है, ये सीखा था हमने। इसमें से ये वाला कंसिस्टेंट माना जाता है, ये वाला भी कंसिस्टेंट माना जाता है, केवल और केवल ये वाला सॉल्यूशन क्या माना जाता है, इनकंसिस्टेंट। तो अगर कंसिस्टेंट है तो ही उस एक्स एंड वाई के कुछ आंसर निकाल सकते हो, अगर इनकंसिस्टेंट है तो एक्स एंड वाई का कोई भी आंसर नहीं, लाइंस ही पैरेलल हैं, टकरा ही नहीं रही है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और कंसिस्टेंट है तो आप आंसर निकाल सकते हो, उसमें एक आंसर निकाल सकते हो, इसमें इनफाइनाइट आंसर्स निकाल सकते हो, पर निकाल तो सकते हो इसमें भी, तो ये भी कंसिस्टेंट माना गया है। अब सुनिए, अब आप वहां पे तो कैसे पता लगाते हैं, आपको याद हो, थोड़ा अगर याद दिलाऊं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था, तब तो यूनिक होता था, याद करो, ऐसे पता लगाते थे। केवल इक्वेशन को देख के कैसे पता लगाएं कि यूनिक है, नो है या इनफाइनाइट है, सॉल्व नहीं करना है, केवल देख के पता लगाना है। तो उसके कोएफिशिएंट्स को ऐसे कंपेयर करते थे, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए तब तो वो क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1/a2 इक्वल टू क्या हो जाए, b1/b2, बट नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, तो क्या होता था, नो सॉल्यूशन। और अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हो जाए तब क्या होता था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये तो तरीका था उस समय चेक करने का। अब कैसे चेक करें कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, अब तो हमारे पास मैट्रिक्स है, इक्वेशंस को तो हमने चेंज कर दिया ना मैट्रिक्स फॉर्म में, इक्वेशंस को हमने किस में चेंज कर दिया बेटा, मैट्रिक्स फॉर्म में। अब मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे पता लगा,
तो उसके लिए ध्यान से सुनो, कुछ एल्गोरिथम फॉलो करनी है कि कैसे लगा। नाउ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट आइदर वन और मैनी। अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंट। एंड इट इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कंसिस्टेंसी को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट कब कब होगा, जब यूनिक या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट कब कब होगा, नो सॉल्यूशन। इतना ये सब कुछ आप जानते हो। अब हाउ टू चेक द नेचर ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग मैट्रिसेस। a1 बाई a2 b1 बाई b2 करके नहीं चेक करना है, केवल कैसे चेक करना है आपको, मैट्रिसेस की मदद से चेक करना है। ठीक है, सपोज वी आर गिवन ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंटेनिंग टू इक्वेशंस, 2 by 2 में ही चल के चेक करके देख रहे हैं अभी अपन, है ना, कि कंटेनिंग टू इक्वेशंस, और 2 इक्वेशंस होंगी तो वेरिएबल्स भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, और 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, 3 इक्वेशंस हैं तो 3 वेरिएबल्स होंगे। सो द फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलोड। सबसे पहले तो ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स ए क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ऑर्डर 2 की या 3 की, और कंटेनिंग क्या होंगे उसके अंदर, वेरिएबल टर्म्स के कोएफिशिएंट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने ये मैट्रिक्स ए लिखी है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका क्या निकालेंगे, स्ट्रेट अवे डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, स्ट्रेट अवे इसका डिटर्मिनेंट। जैसे ही अपन इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो फिर अपन चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट 0 आया या नहीं आया। इन केस अगर ये 0 नहीं आया, दैट मीन्स ए नॉन सिंगुलर है, और अगर ए नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब अभी अभी सीखा था कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है बेटा, दैट मीन्स हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। दैट मीन्स हमको, हम वहीं पे प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस स्टॉप। भाई आपसे केवल इतना पूछा था कि बताओ तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक है, नो है, या इनफाइनाइट है। आप इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में सेट करो, एक्स इक्वल्स टू बी, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। जैसे डिटर्मिनेंट निकाला तो वो नॉन जीरो आया, नॉन जीरो आया, दैट मीन्स मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इस बात की गारंटी है कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यानी कि यूनिक सॉल्यूशन लाने के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, सो बात की एक बात। ठीक है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दैट मीन सॉल्यूशन यूनिक है, प्रोसेस स्टॉप करो, आंसर टिक करो, आगे चलो। बट अब अगर क्या हुआ, ये 0 आ गया, ये क्या आ गया, तो अब प्रोसेस स्टॉप नहीं होगा। ये 0 आ गया, दैट मीन्स यूनिक तो नहीं है, दैट मीन्स यूनिक तो नहीं है। अब क्या ऑप्शंस है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट। तो अब आगे टेस्ट नंबर 2 लगेगा। टेस्ट नंबर 1 में तो एक चीज क्लियर हो गई कि यूनिक नहीं है। टेस्ट नंबर 2 में अब उन दोनों में से क्या है, उसके लिए अपन सेकंड टेस्ट लगा रहे हैं इसके ऊपर। सेकंड टेस्ट क्या कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाए 0, इसका मतलब ए क्या है, सिंगुलर, और ए सिंगुलर है, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। उस केस में ये स्टेप नंबर 2 को छोड़ दो और स्टेप नंबर 3 फॉलो करो। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। क्या निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए। उसको किससे मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। एडजॉइंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट मैट्रिक्स कौन सी थी, बी। और अब इसको चेक करो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आया या नहीं आया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आया नहीं आया। इन केस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 नहीं आया, इन केस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 नहीं आया, तो क्या होगा, चेक करते हैं। अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 नहीं आया तो यानी कि प्रोसेस स्टॉप हो गया, और आंसर क्या है, नो सॉल्यूशन। बड़े ही ध्यान से एल्गोरिथम याद रखना, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 नहीं आया और कुछ आया, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन है, प्रोसेस स्टॉप हो गया। अब इनका प्रोडक्ट भी क्या आ गया, 0 आ गया। इनका प्रोडक्ट भी क्या आ गया बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 आया ही था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 आया ही था, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 आ गया, यानी 0 0। अगर ऐसा हो जाए तो फिर आगे चलते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू 0 हो जाए तो हम आंसर दे देंगे कि या तो नो सॉल्यूशन है और या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। और इसके बाद हम पता नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के दो केस, हाँ, नो सॉल्यूशन दो केसेस में हो सकता है। एक केस कब, एक केस में कब होगा वो, जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो निकले, और अगर वो 0 निकले तो फिर वो नो, उसमें तो 100% नो सॉल्यूशन है। इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, और हम पता नहीं लगा सकते कि है या नहीं। ठीक है, तो एक अगर ऐसा ऑप्शन आ जाता है तो कैन नॉट बी डिफाइंड,
कैन नॉट बी आंसर्ड, ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप पता नहीं लगा सकते कि अब एक्चुअली नो है या इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का श्योरिटी से नहीं पता लगा सकते, इनफाइनाइट का श्योरिटी से पता लगा सकते हैं कि यूनिक नो सॉल्यूशन, हाँ बिल्कुल। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का अपन किसी भी कंडीशन में मैट्रिक्स फॉर्म में पता नहीं लगा सकते कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या नहीं है, हमेशा डाउट ही रहेगा, क्योंकि अगर अपन यहाँ तक भी आ गए तो यहाँ तक भी डाउट है ना कि नो भी हो सकता है, बट नो सॉल्यूशन का श्योरिटी से बता सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन का भी श्योरिटी से बता सकते हैं। इसका एक अपन ट्री बना देते हैं। देखो अब ये सॉल्व करने का काम काफी आसान होता है, अभी मैं बता देता हूँ। अपन मैं ये मानता हूं कि सॉल्व करने से ज्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने लायक जो टॉपिक है वो कंसिस्टेंसी है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले क्या निकालो, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ जाए, क्या आ जाए, और इस केस में क्या आ जाए, अगर ये नॉन जीरो आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन प्रोसेस स्टॉप्ड। अगर ये नॉन जीरो आ जाए तो नॉन सिंगुलर है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और ये प्रोसेस स्टॉप। अगर जीरो आ जाए, अगर जीरो आ जाए तो फिर वापस क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा हमको। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये नॉन जीरो आ जाती है तो नो सॉल्यूशन, तो नॉन सॉल्यूशन। और अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वापस जीरो आ जाती है तो अब हम कुछ नहीं बता सकते, या तो नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। हाँ ये चीज श्योर है कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, ये चीज श्योर है कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इन दोनों में से कोई एक है। तो इस ट्री को अगर अपन याद कर लें तो करीब करीब कंसिस्टेंसी बताने वाली स्टेज पर है, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी बताइए अभी तो केवल कि यूनिक है कि नो है कि इनफाइनाइट है। अब एक्चुअली सॉल्यूशन कैसे निकाले, तो याद रखना एक्चुअली सॉल्यूशन मैट्रिक्स वाले तरीके से तभी निकाला जा सकता है जब यूनिक हो, जब यूनिक हो। नो सॉल्यूशन के केस में भी, नो सॉल्यूशन में तो वैसे भी नहीं निकलेगा, और इनफाइनाइट वाले केस में भी हम निकाल नहीं सकते, और क्योंकि इनफाइनाइट के तो श्योरिटी एंड तक भी नहीं होती कि है या नहीं है, तो केवल और केवल नो सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स ये केस होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा निकल के आएगा, नॉन जीरो निकल के आएगा। उस केस के अंदर ही हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम उस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन मैट्रिक्स वाले तरीके से तो नहीं निकाल सकते, फिर जो दूसरे अर्थमेटिक तरीके होते हैं उन्हीं पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर सपोज टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम लीनियर इक्वेशन ओनली इफ इट फॉलोज यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन वाला केस फॉलो करेगा तभी निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। फॉर दिस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज टू बी रिप्रेजेंटेड इन द अबव सेट मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इक्वल्स टू बी। Ax इक्वल्स टू बी में हम इसको सेट कर देते हैं जैसे ऊपर किया। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको इस इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई करवाते हैं, किससे, ए इनवर्स से। किससे प्री मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि मुझे, अच्छा Ax इक्वल्स टू बी में ए क्या है, ए क्या है बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म्स। x क्या है, वेरिएबल टर्म्स। b क्या है, a, x और b में से आपको वैल्यू किसकी चाहिए, x की। भाई मैंने अगर इक्वेशन दे दी और मैंने कहा आ जाओ अंदर आ जाओ, मैंने अगर कहा इक्वेशन को सॉल्व करो, तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, यही मतलब है सिंपल टर्म्स में। तो एक्स और वाई की वैल्यू एक्स वाली मैट्रिक्स में है ना, तो दैट मीन्स मैं आपसे एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा हूँ। एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू तभी तो पूछूंगा जब ए इससे हट जाएगा, और ए हटाने का एक ही तरीका है, ए इनवर्स से करा दो क्या, मल्टीप्लाई, ताकि ये क्या बन जाए, आई, और आई इंटू एक्स क्या बन जाए, एक्स। तो जब आप प्री मल्टीप्लाई कराएंगे ए इनवर्स से तो उधर भी कराना पड़ेगा, उधर भी कराना पड़ेगा। तो आई एक्स की वैल्यू ए इनवर्स भी, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई। अब यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्यों हम सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ही तो उसको बी से मल्टीप्लाई करके हम एक्स निकालेंगे। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो किसको बी से मल्टीप्लाई करूं, इसीलिए हम निकाल नहीं सकते, ठीक है, क्लियर है। तो फाइनल आंसर ये है कि इस इक्वेशन से हमको ये इक्वेशन बनानी है, और इस इक्वेशन में ये जो मैट्रिक्स बनेगी
वही XYZ का आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। हम अगर ये सारी बात ना भी करें, हम सिंपली ये भी कर सकते हैं। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हमारे पास A मैट्रिक्स होगी कुछ, हमारे पास B मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो हम A मैट्रिक्स का पहले तो निकाल लेंगे इनवर्स, उसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, और वही चीज X का आंसर होगी। दैट्स इट। समझ आया? कोई डाउट? बस हो चुका है आपका चैप्टर खत्म, इसके बाद कुछ नहीं है। 6th एक्सरसाइज में यही दो बातें, या तो कंसिस्टेंसी चेक करो या फिर सॉल्यूशन निकालो, यानी कि X की वैल्यूज निकालो। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।